हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज है 3 जून और देख लेते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज कौन कौन से टॉपिक हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला टॉपिक आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है आपका यूएन मेडल ऑफ ऑनर। देखिए, यही है आपका यूएन मेडल ऑफ ऑनर जो दिया जा रहा है आपका। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए, तो देखते हैं किस प्रकार से 550 से अधिक मतलब लगभग 565 आपका भारतीय आपके सैनिक हैं जिनको यूएन मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं क्यों मिला है यूएन मेडल ऑफ ऑनर। तो जो दक्षिणी सूडान है, हम लोग मैप में देखेंगे, दक्षिणी सूडान का एक शहर है मलाकाल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मलाकाल शहर चूँकि आपका यहाँ पर गैंग वार छिड़ा हुआ था और यहाँ पर यूएन की ओर से एक शांति सेना भेजी गई थी। उसमें 565 भारतीय थे जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, जिस कारण से आपका इन भारतीय सैनिकों को यूएन मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार कि दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के तहत कार्यरत 53 महिलाओं समेत 550 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष प्रभावित देश में शांति निर्माण प्रयासों के प्रति उनकी जो निष्ठा है और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए आपका ये पुरस्कार दिया गया यूएन मेडल ऑफ ऑनर। देखिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दक्षिणी सूडान के बारे में। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सूडान से संघर्ष करने का दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल राष्ट्र के रूप में उससे अलग हो जाता है, लेकिन अलग होने के बाद भी वो लोग अपने क्षेत्रीय संघर्षों में घिरे हुए हैं। तो वहीं का शहर मलाकाल शहर है। यूपीएससी में पूछ सकते हैं आपसे, बताइए कि मलाकाल शहर चर्चिल में किस देश का है, तो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा पुरस्कार मिला, यूएन मेडल ऑफ ऑनर, और उसमें भी आपकी कैटेगरी थी ब्लू हेलमेट। अब ये ब्लू हेलमेट क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्लू हेलमेट का मतलब होता है उन सैन्य कर्मियों या पुलिस अधिकारियों और नागरिक विशेषज्ञों से है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बलों के जो संचालनात्मक कमान होता है उसके तहत कार्यरत है। मतलब जो आपका यूएन है उसके अंतर्गत, यूएन आपका सिक्योरिटी पीस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पीस कीपिंग फोर्स काम करती है, और इस पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत आपका जो कार्यरत लोग होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र शांति जो सैनिक बल है, इनका जो संचालन होता है उसका कमान उनके हाथों में होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू हेलमेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यूएन मेडल ऑफ ऑनर से पूछ सकते थे आपसे, दूसरा क्वेश्चन दक्षिणी सूडान का मलाकाल शहर से पूछ सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था ब्लू हेलमेट का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग जल्दी से एक बार दक्षिणी सूडान को भी देख लेते हैं मैप में। तो आपको देखिए ये आपका है दक्षिण अफ्रीका का मैप। अब यहाँ पर आपको ये सूडान दिख रहा होगा, सूडान से यही अलग हुआ, ये दक्षिणी सूडान वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, शुबा हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अगला टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल आप याद कीजिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में किस टॉपिक को देखा था, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ड्रोन जो बनाया गया था वो भी स्वदेशी आपका स्टार्टअप द्वारा, दिव्यास्त्र MK1। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आज मिसाइल को हमें देखना है, रुद्रम 2 मिसाइल। हम लोगों को रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में देखना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है इसको देखना है। तो देखिए, रुद्रम 2 मिसाइल DRDO द्वारा आपका विकसित की गई है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे, यह किस तरीके की मिसाइल है, तो आपका रुद्रम हवा से सतह में मार करती है आपका, कि आपका एयर टू आपका सरफेस मार करती है। और चूंकि मिसाइलों का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर आपका स्थित जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ से किया जाता है, तो इसका भी परीक्षण वहीं से किया गया है। साथ साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसको दागा जा सकता है। ठीक, अब इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रही मिसाइल, क्योंकि देखिए जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य थे इसने सटीकता से उनका प्रहार किया, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था आपका कि अपना लक्ष्य खुद तय करती है और सटीक हमला करती है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग इसको एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। तो यही है आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में आपका इसको जाना जाता है, किसको, रुद्रम 2 को। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे कि हाल ही में किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का आपका परीक्षण किया गया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्रम 2। अब अभी हम लोगों ने देखा कि आपका हवा से ज़मीन में मार करती है और 300 किलोमीटर तक आपका हमला करने में सक्षम है। अब चूंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसलिए दुश्मन के एयर डिफेंस को क्या कर सकती है, खत्म करने में सक्षम है। और इसकी विशेषता हम लोगों ने देखा किस तरीके से अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसे अपने तय लक्ष्य को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इसलिए रुद्रम मिसाइल भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल हो जाती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन। तो ये दोनों जो आपका टॉपिक थे ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं आपका आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग जरा इनका फिगर देख लेते हैं फिर आपका करते हैं। देखिए ये यूएन महासचिव आपको दिख रहे हैं, और यही बांग्लादेश के आपको मंत्री हैं जिनको आपका 81वां जो सत्र चल रहा है यूएन का, उस पर आपका इनको महासभा का अध्यक्ष चुना गया। तो जल्दी देख लेते हैं क्या खबर है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री रहमान आपका यूएन महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका पूरा नाम है खलीलुर रहमान।
81वें सत्र का इनको अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए जिस तरीके से यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स का नेचर बदल रहा है और बहुत ही अजीब व गरीब वहाँ पर एग्जामिनर बैठ जाते हैं आपका एग्ज़ाम सेट करने के लिए। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दें कि जो यूएन के महासभा अध्यक्ष चुने गए खलीलुर रहमान, उन्होंने किस देश की कॉन्टिनेंट मतलब किस देश के उम्मीदवार को हराया है? तो आपको याद रखना होगा साइप्रस के उम्मीदवार को हराया है। अब जल्दी से आप याद कीजिए साइप्रस को हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? आपको याद आया ट्रिक में, हम लोगों ने जब भूमध्य सागर की ट्रिक की थी तो उसमें लिस्ट देखा था, एस फॉर आपका साइप्रस ही था। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साइप्रस क्यों चर्चे में रहा था। ठीक है, हम लोग आपका एक बार इनकी इमेज को भी देख लेते हैं। तो आपको जो इमेज में आपका दिख रहे हैं यही है आपका बांग्लादेश के आपका वो मंत्री, जिनको आपका यूएन संयुक्त राष्ट्र में आपका 81वें अध्यक्ष के रूप में 81वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले टॉपिक तरफ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और उसी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है आपका बनावली, और उसी के साथ साथ था राखी गढ़ी। तो कुछ एक ही जगह से मिले आपके स्थल थे, तो उसमें एक राखी गढ़ी स्थल को हम लोग देखते हैं। अब राखी गढ़ी स्थल के बारे में देखते हैं कि यह हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल में से एक था राखी गढ़ी। ठीक है, फिर राखी गढ़ी से और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते थे। तो अभी ये राखी गढ़ी क्यों चर्चे में आ गया है? देखिए राखी गढ़ी काफ़ी समय से चर्चे में, क्योंकि राखी गढ़ी से बहुत पहले आपका एक डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे वो यहाँ पर उत्खनन कार्य करा रहे हैं। तो कुछ समय पूर्व यहाँ की महिलाओं का जो आपका युग्म समाधान मिला था, वहाँ पर कुछ तलवारें मिली थी, जिससे ये सिद्ध हुआ था कि जो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इतनी शांतिमय सभ्यता मान लेते हैं, शायद वह शांतिमय सभ्यता नहीं थी। और आज क्या नया मिल गया जिस कारण से आपका एक नया मसाला मिल जाता है इस सभ्यता की खोज में। तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन महिलाओं की कब्र से आपका सोने के मनके वाली कुछ तगड़ी मिली है। तगड़ी क्या होती है? कमर में बांधे जाने वाली एक तरीके का आपका श्रृंगार करने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए हम लोग अब न्यूज़ को देख लेते हैं और इससे कौन कौन से आपकी क्वेश्चन बनेंगे उनको ही देखेंगे। तो पहली लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता था कि विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन आपका जो बस्तियां हैं उनमें से आपका कह रहा है शुमार हरियाणा स्थित राखी गढ़ी की हाल ही में खुदाई ने हजारों वर्ष पुरानी महिलाओं के श्रृंगार और सामाजिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर किया है। इसमें देखिए दे रखा है कि एक महिला के कंकाल की कमर के पास करीब 1000 अगेट, मतलब कीमती पत्थर को अगेट बोलते हैं, मनकों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनमें हाथों में शंख की चूड़ियां और आसपास सोने के मनके मिले। इसका मतलब क्या था कि हड़प्पा कालीन महिलाएं भी आभूषण और विशेष श्रृंगार की शौकीन थी। अब अगर क्लास 6 की आप एनसीईआरटी उठाइए, उसमें देखिए आपका ये लोग किस तरीके से अफगानिस्तान से लाजवंत पर्वत वगैरह से वहाँ पर आपका ये लोग कीमती पत्थर लाते थे, उससे मनके बनाते थे, और वहाँ पर भी महिलाएं आपका और पुरुष सभी क्या पहनते थे? मनके पहनते थे आपका। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग अन्य पॉइंट इसमें देखें तो अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ सकता था कि देखिए एक क्वेश्चन आपसे पार्टिकुलर पूछ सकता था कि बताइए मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले। जल्दी याद कीजिए। देखिए आपका करंट पढ़ना तभी बेहतर हो सकता है जब आप इसे अन्य सेक्टर से जोड़ कर देखें। तो उसी में देखिए मनके बनाने के कारखाने एक हमें लोथल से मिला था और एक मिला था कालीबंगन से। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब चलिए इसी न्यूज़ में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें था कि इस बार राखी गढ़ी में जो 7 कंकाल मिले उनमें 3 महिला और 4 पुरुष के अवशेष हैं, और इनमें जो महिला कंकाल से इनसे जो साक्ष्य मिले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, साथ ही साथ देखिए इनसे और क्या क्या फैक्ट निकल कर आते हैं। तो देखिए इससे निकल कर आया कि उस समय भी जो महिलाएं थी सौंदर्य बोध और सामाजिक परंपराओं को उजागर करता है उस समय का। और वर्तमान में देखिए संस्कृति हमारी किस तरीके से निरंतरता को दर्शाती है कि हरियाणा और उत्तर भारत में आज भी तगड़ी पहनने की परंपरा है महिलाओं में, जो सांस्कृतिक निरंतरता को भी दिखाती है। अब जल्दी से आप सोचिए संस्कृति किसे कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ अंतर संबंध बनाता है तो बनने वाला जो अमूर्त पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। अतः संस्कृति कहा जाता है एक महसूस करने के विषय जिसमें निरंतरता बनी रहती है। तो ठीक है, तो इसके साथ साथ देखिए एक आपको हम फिगर और दिखा देते हैं। देखिए यही आपका था ये मनका वगैरह, इसमें आपको दिख रहे होंगे हड़प्पा कालीन। और साथ ही साथ देखिए ये इस अगर आप यूपीएससी में 2025 का पेपर पलट के देखेंगे तो इस पर सीधे क्वेश्चन पूछा गया। ये डांसिंग गर्ल है, इसको किस धातु में बनाया गया था? देखो कांसे की धातु में बनाया गया था, और द्रव मूंग आपका पद्धति का इस्तेमाल करते थे जिसमें खास सांचे में डाल दी जाती थी मूर्तियाँ और फिर मूर्तियाँ आकार ले लेती थी। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, हो सकता है यूपीपीसीएस में रिपीट कर दे इसे। देखिए आपका करंट पढ़ने का मतलब तभी है जब आप उसे ट्रेडिशनल से रिलेट कर पाएँ, वरना करंट आपका बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं आपके पास। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की दृष्टि से आपका। इसके पहले हम लोग थोड़ा थोक मूल्य सूचकांक के बारे में देख लेते हैं, फिर इस खबर की ओर आते हैं। देखिए जो थोक मूल्य सूचकांक है आपका होल प्राइस इंडेक्स, तो
तो इसको जारी कौन करता है? तो इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो DPIIT विभाग है अर्थात उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके द्वारा आपका जारी किया जाएगा। अब ये चर्चे में क्यों आ गया? क्योंकि इसका बेस ईयर आपका 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, अब इस बास्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका विनिर्मित उत्पाद जिसका सर्वाधिक भारांश होता है, फिर होता है आपका प्राथमिक वस्तुएं, फिर होता है आपका ईंधन और ऊर्जा। तो ये आपने 3 पॉइंट देखे। अब क्या आज की खबर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलते हैं आज की खबर की ओर। तो देखिए इसमें था कि आपका वस्तुओं और अन्य सेवाओं के जो थोक मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी के व्यापक एवं उचित मूल्यांकन के लिए अब क्या किया जा रहा है? WPI की जगह पर आपका PPI इंडेक्स लाया जा रहा है आपका। ठीक है, कौन सा इंडेक्स? PPI इंडेक्स, मतलब प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। अब आप सोचिए क्यों लाया गया होगा। तो आप याद कीजिए IMF की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में आप इस प्रकार से दिखाया गया कि नकारात्मकता को दर्शाया गया और माना गया कि इनके डेटा बहुत ही पुराने हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस आधार पर जो वैश्विक आधार पर हमारी रेटिंग होगी वो नकारात्मक प्रभावित हो सकती है नकारात्मक रूप से, इस कारण से भारत सरकार अब PPI लेकर आ रही, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। मतलब हम इनकम के आधार पर, मतलब इनपुट जो किसी चीज़ को बनाने में डालते हैं और जो आउटपुट डालते हैं, तो इनपुट और आउटपुट के आधार पर आने वाले परिवर्तन के आधार पर हम लोग PPI निकालेंगे। अब चलते हैं खबर की ओर और पढ़ लेते हैं खबर। तो पहला आपका पॉइंट यही है कि वस्तुओं एवं अन्य सेवाओं के थोक मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी के व्यापक एवं उचित मूल्यांकन के लिए अब WPI की जगह क्या आएगा? PPI की शुरुआत की जा रही है। लेकिन अब देखिए WPI को हम अचानक तो ख़त्म नहीं कर देंगे, इसलिए अगले 5 वर्षों तक हम इसको अभी जारी रखेंगे। इसलिए इसका हमने बेस ईयर भी बढ़ा कर क्या कर दिया गया? 11-12 से हटा के 22-23 कर दिया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपका पॉइंट था कि WPI का व्यापक उपयोग को देखते हुए क्या किया गया कि संशोधित आपकी श्रृंखला जारी कर दी गई और इसी के साथ साथ PPI का भी एक इंडेक्स आने वाला है। अब देखिए PPI क्यों लाए? तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है कि ये परिवर्तन आपका जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई जो वैश्विक सर्वोत्तम तरीके हैं और IMF की सिफारिश के अनुरूप है। मतलब अब आप इनपुट और आउटपुट के आधार पर देखकर बताओगे कि वास्तविक रूप से जब आपने इनपुट में कोई चीज़ खरीदी, मान लेते हैं हमने एक शर्ट बनाने में एक बटन लाए, तो उस समय इनपुट में हमने बटन लगाई उस पर, और जब आउटपुट उस पर पूरे शर्ट बना कर तैयार कर दी तो वास्तविक रूप से कितना अंतर आया उसके मूल्य में, इसको हम वास्तविक रूप से जान पाएंगे। तो ये देखिए लास्ट में आपका दे रखा है कि इनपुट के मूल्य में बढ़ोतरी का कैसे अंतिम उत्पाद के मूल्य बढ़ोतरी पर असर पड़ता है। जैसे मान लेते हैं वर्तमान में आपका देखिए क्रूड ऑयल वगैरह के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वास्तविक रूप से उससे सब्जियों का दाम कैसे बढ़ गया या अन्य चीज़ों का दाम कैसे बढ़ गया उससे। तो इनपुट जैसे ही बढ़ा आउटपुट क्या हो जाएगा? उससे बढ़ जाएगा। ये हम वास्तविक रूप से जान पाएंगे किससे? PPI, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। ठीक है, अब इसके साथ साथ था कि नए आधार वर्ष में वस्तुओं की संख्या को भी आपका बढ़ा दिया गया, 697 से बढ़ाकर 957 कर दिया गया है। अब PPI में आपका ये ध्यान रखा जा रहा है कि देखिए बैंकिंग के लिए अलग आएगा, प्रतिभूति लेन देन, बीमा, पेंशन निधि प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्रा, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से PPI आएगा जो आपका 15 जून को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए UPSC में आपका क्वेश्चन उठाकर देखिए थोक मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन सब पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको करंट के साथ साथ उन क्वेश्चंस का भी आपका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपका इन टॉपिक के साथ साथ जो जो PYQ है आप खुद से लगाते चलें, क्योंकि सारा कुछ यहाँ बता पाना संभव नहीं है। अभी तो हम लोगों की जो सीरीज जुलाई में आपकी शुरू होगी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि PYQ को करंट के साथ जोड़ कर रखें। ठीक है, अब चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो देखिए आज का ये फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था कि विवाह के बाद यदि कोई विवाहित बेटी है तो उसको समान अधिकार नहीं मिलेंगे, अर्थात विवाह के बाद आपका उसका अपने मायके पर उस प्रकार से अधिकार नहीं बचेगा। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को पलट दिया। अब अगर आप इस फैसले को केवल इस रूप में देखते हैं तो शायद आप पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाएंगे इसके साथ। अब आपको उसको पूरा प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन से देखना होगा। मतलब आपको सबसे पहले वैदिक काल में जाना होगा। वैदिक काल में देखिए महिलाओं की स्थिति, फिर उत्तर वैदिक काल में देखिए महिलाओं की स्थिति, फिर वहीं से हम लोग देखते हैं जब मनुस्मृति की आपकी रचना हुई और मनुस्मृति के बाद से ही आपका महिलाओं की स्थिति आपकी गिरती चली जाएगी। लेकिन याज्ञवल्क्य की स्थिति में सबसे पहली बार महिला धन की चर्चा की जाती है, स्त्री धन की चर्चा, कि महिला आपका जो स्त्री है वो अपनी माता की संपत्ति में अपना अधिकार रख सकती है। वहीं से हम लोग मिताक्षरा और दाया भाग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसी के बाद आप आगे चलते चले आओ और हम लोग सीधे इसको जोड़कर कहाँ से लाते हैं? इसको लाते हैं आज़ादी के बाद से। तो आज़ादी के बाद हम लोग देखते हैं भारत के जो प्रथम विधि मंत्री होते हैं आपका, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी,
वो जो हिंदू कोड बिल आपका लाना चाहते हैं उसमें वो यही प्रावधान करना चाहते हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनको भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले, किंतु तत्कालीन दबाव के कारण और कांग्रेस में भी एक रूढ़िवादी खेमा था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग उसका संचालन कर रहे थे या उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें उनका मानना था कि यदि इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया जाएगा तो हो सकता है भारतीय परिवार ही टूट जाए कल को। तो जवाहरलाल नेहरू भी दबाव में आ जाते हैं और इसके आपका अगेंस्ट जाकर फिर हमारे भीमराव अम्बेडकर होते हैं वो आपका त्याग पत्र दे देते हैं। तो तब से अब 2009 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला था और महिलाओं को भी संपत्ति में बराबर अधिकार दिया था। तो चलिए देखते हैं आज का फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है आपका, देख लेते हैं आज के फैसले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में बताया कि हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको पलट दिया है और विवाहित बेटी को भी परिवार की श्रेणी में माना है, ठीक है। और उन्होंने माना है कि जो कोई आश्रित है या आर्थिक जरूरत को देखते हुए विवाहित बेटी को भी समान अधिकार दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि विवाहित पुत्र को जब परिवार का सदस्य माना जाता है तो विवाहित पुत्री को आप कैसे बाहर कर सकते हैं। मतलब अभी भी आपकी सोच क्या है, अभी भी आपकी सोच पाषाणकालीन है, जहाँ माना गया था कि महिला का विवाह इसलिए कर दिया जाए क्योंकि कल को कृषक जब समाज में आपका तब्दील हुआ मानव, तो कृषक समाज में आया कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा यदि महिला रहेगी। तो वहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम विवाह करने के साथ साथ महिला को आपका अन्य किसी घर में भेज देते हैं। तो वही आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए विवाहित पुत्री को यदि आप बाहर कर देते हैं परिवार से तो यह भेदभाव उस पुरानी सोच पर आधारित है कि विवाह के बाद बेटी दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और मायके से उसका संबंध ही समाप्त हो जाता है। अर्थात देखिए आप इसे वर्तमान में जो तिशा वाला मामला चला उससे जोड़कर देख सकते हैं कि एक बेटी, आपको क्या लगता है तिशा के मामले में बेटियां तो हैं वो तो रोज़ मर रही हैं ना आपकी, क्योंकि जब तक आप अपने समाज की सोच में मौलिक परिवर्तन नहीं ला पाएंगे तब तक बेटियां तो मरती रहेंगी। तो इस आधार पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आज आप उस पाषाणकालीन सोच से प्रभावित हैं तो फिर क्या होगा, तो विवाह के बाद आप भी मानेंगे कि बेटी दूसरे परिवार का सदस्य बन गई और मायके से उसका संबंध ही समाप्त हो गया। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसी धारणा हुई तो संविधान की जो समानता है, अनुच्छेद आपका चाहे वो 14 हो, अनुच्छेद 19, 21, कई सारे आर्टिकल्स और लैंगिक न्याय की भावना इसके क्या विपरीत है, अर्थात डीपीएसपी के विपरीत है, मौलिक अधिकार के विपरीत है, भारतीय प्रस्तावना या भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसी के क्या है विपरीत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को आपका पलट दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आज हाँ एक टॉपिक अभी और है आपका। एक टॉपिक ये है कि हम लोग आज का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो आज का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आप देख सकते थे, आज आपका 3 जून है और 3 जून को ही आपका लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को ही आपका भारत का विभाजन का प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन आपकी बनाए जाने की बात की जाती है। और इसी के बाद रेड क्लिफ आपका कमीशन आता है जिसके आधार पर दोनों देशों की सीमाओं का क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का एक करंट अफेयर था। आप बताएं कि आपको कैसा लगा और आप भी प्रयास करें कि आप अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को करंट से जोड़कर देखने का प्रयास करें ताकि आपका मेंस और निबंध दोनों भी बेहतर हो सके। और जितना ही आपका मेंस और निबंध बेहतर होगा, प्रीलिम्स में आपका तुक्का लगाने का आपका जो परसेंटेज है या प्रोबेबिलिटी है उतनी होने की, सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।